जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जीके बाई अजय सर पर। आ जाओ सभी मेरे प्यारे साथी। क्या गुरुजी आज काला काला लग रहा है, लगता बारिश होने वाली है। वाइट क्या है, कई साथियों के मैसेज ये भी आते हैं कि सर वाइट है ना थोड़ा आंखों में चुभता है कलर, थोड़ा आप ना इसको कलर चेंज करो बैकग्राउंड का। मुझे ये बताओ सही चल रही है क्लास? इस कलर को अगर देखे तो मैं देखता हूँ। हाँ, और आप सभी कैसे हो? स्वस्थ हो? मस्त हो एकदम? और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई में एकदम बढ़िया व्यस्त हो। कुल मिला के बढ़िया है कहानी, शानदार है, बढ़िया ना। चलो करते हैं अपने क्लास को शुरू। कल अपनों ने भैया रजिया सुल्तान को डाकुओं में जो है वो फंसाया। आपा तो के फंसाए हो गुरुजी? चलो जैसे भी जो भी कारण रहे होंगे, रजिया सुल्तान को कल हमने पढ़ा। ठीक है भाई। अपने दिल्ली सल्तनत है वह पढ़ रहे हैं, यानी दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में एक वंश पढ़ रहे जिसका नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश ने मैंने आपको इल्तुतमिश भी पढ़ाया मेरे भाई। इल्तुतमिश के बाद जो है वह रजिया सुल्तान पढ़ा दी। ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बनता है उसका नाम था बहराम शाह। हाँ, क्या नाम है? बहराम शाह। हाँ। उसके बाद जो शासक बना उसका नाम याद रखना, बहराम शाह। शासक का नाम क्या है, उसके बाद जो राजा बनेगा उसका नाम हो जाएगा बहराम शाह। बहराम शाह का जो शासन है 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है। ये 2 साल ही शासन करता है, 1240 में गद्दी पर बैठता है और 1242 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इसका मतलब 2 साल इसने जो है वो कुल क्या है, शासन किया है। ठीक है। अच्छा, इसने जो है एक तो बात याद रखनी, इसने एक पद शुरू किया। शुरू पद, उस पद का नाम था नायब। उस पद को बोला करते नायब ए मुमलकत। नायब ए मुमलकत नामक जो पद है वो शुरू किया किसने? बहराम शाह ने। उसके बाद आप याद रखोगे इसके समय 1241 में, इसके समय बहराम शाह के समय, वो अपनो भारत है और भारत में यहां पर है लाहौर। अरे ये बोर्ड जो इस कलर का है सही है या इसे और थोड़ा काला करें? लाहौर में आपको याद रखना है, लाहौर के अंदर जो है वो आक्रमण होता है मंगोल का। तो 1241 पर मंगोल का आक्रमण होता है इस बहराम शाह के समय। तो बहराम शाह के समय किन्होंने आक्रमण किया था? मंगोलों ने। बस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1241 में लाहौर में मंगोल आक्रमण होता है। मंगोलों का क्या हुआ? मंगोल आक्रमण हुआ। तो लाहौर में कौन सा आक्रमण हुआ? मंगोल। ये जो लाहौर है रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी। तो बहराम शाह की दो ही बात याद रखनी है, नायब मुमलकत पद शुरू किया इन्होंने, और 1241 ईस्वी में लाहौर में मंगोल आक्रमण होता है, इसी के समय होता है बहराम शाह के समय। इतनी बात रह जाएगी ध्यान में। हाँ। अच्छा, इसी की अगर एक छोटी सी बात और याद करें तो बहराम शाह ने बलवन को, बलवन को रेवाड़ी, किसकी भाई? रेवाड़ी हरियाणा में पड़ा, हरियाणा में रेवाड़ी व हांसी की जागीर दी थी। रेवाड़ी व हांसी का जागीरदार बनाया, हांसी की जागीर दी। तो इसको बलवन को, ये नाम जो आप छोटा सुन रहे हो ना, आगे आगे जाकर यही नाम बड़ा होगा और यही वह व्यक्ति है जिसने तुर्कान यानी 40 वफादारों के समूह का जो वो क्या किया था? दमन किया था। वो किसने किया था? बलवन ने। तो बहराम शाह को लेकर आपको इतनी बात याद करनी है, बोलो हो जाएगी? हाँ, ठीक है गुरुजी। इसके बाद आपको याद रखना है नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद जो शासक याद रखना है उसका नाम क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद शाह, महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह का जो नाम है वह आपको याद रख लेना है। एक बार फिर बोलो, क्या नाम याद रखना है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। एक बार फिर बोलोगे आप, नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है वो आपको नाम याद रख लेना है। अच्छा, ये अपन इसकी चर्चा करें तो इनके पिताजी का नाम जो है
वो क्या देखने को मिलता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इनके पिताजी का जो नाम है वह क्या है? इल्तुतमिश। इनके पिताजी का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, किस शासक को दरवेश कहते थे? तो इसे ही दरवेश के नाम से जानते। किसे? नासिरुद्दीन महमूद शाह को जो है दरवेश के नाम से जो है वो जाना जाता है। हाँ, ठीक है। चलो अब देखो ये शासक कैसे बना, तो इसके पीछे कहानी ये आती है। बलवन का नाम सुना है? बिल्कुल। बलवन का एक सहयोगी था। बलवन का सहयोगी, बलवन का जो है वो सहयोगी था, जिसका नाम, जिसका नाम आपको याद रखना है, मसूद शाह। मसूद शाह था। क्या नाम था? मसूद शाह। तो यह जो शासक है नासिरुद्दीन महमूद शाह, यह बलवन के सहयोगी मसूद शाह को गद्दी से हटाकर शासक बना था। गद्दी से हटाकर, गद्दी से हटाकर शासक बना। ये देखो इनमें ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, बस ये थोड़ा जितना करवा रहा हूं इतना शॉर्ट में लेके चलो आप। अब धीरे धीरे आगे जो, जैसे देखो सारे ही राजशासक इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ एक होते हैं जिनसे एग्जामिनर पर्सन बहुत ज्यादा घुमाकर पूछ लेता है। अब इनमें जो है जैसे दरवेश, इसका ये आ सकता है। और ये गद्दी पर कैसे बैठा? तो बलवन का एक सहयोगी था जिसका नाम क्या था? मसूद शाह। तो इसने मसूद शाह को गद्दी पर हटाया था, गद्दी को हटाया मसूद शाह को। मसूद शाह को जैसे ही हटाया, बाद में ये खुद गद्दी के ऊपर क्या है? विराजमान हो गया, है ना। अच्छा, अब एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है इससे वो ये बन सकता है कि ये जो राजा था ये धार्मिक स्वभाव का शासक था। कैसा शासक है? धार्मिक स्वभाव का शासक था। कैसा शासक था मेरे भाई? धार्मिक स्वभाव का जो है वो शासक था। कैसे? ये जो शासक है, ये शासक जो है ये खाली समय में, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं मैं आपको। ये जो शासक था यह खाली समय में, खाली जो इसके पास समय होता था, खाली समय जो होता था इसके पास, उस खाली समय में क्या करता था? खाली समय में कुरान की नकल करता, कुरान की नकल करता था ये। यानी जी हाँ, फोटो कॉपी वाली मशीन हो नहीं, हाँ, लेकिन ये जो है कुरान को अलग उतार उतार कर जो है एक तो वो बेचा करता था, और खाली समय में टोपियां सीलता था ये। हाँ, क्या सीलता था? टोपियां। टोपियां सीलता था। तो खाली समय के अंदर जो है वह टोपियां सीलता था। तो खाली समय में क्या करता था? एक तो कुरान की नकल करता था और टोपियां सीलता था। तो वो शासक कौन हुआ है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह खाली समय में, यानी वो शासक बताओ जो खाली समय में टोपियां सीलता और कुरान की नकल करता, वह राजा कौन हो जाएंगे? नासिरुद्दीन महमूद शाह। हाँ, बहुत ही शानदार। चलिए, ठीक है। अब देखो, अब बलवन के सहयोगी को जब इसने मारा, और वास्तव में इसने मसूद शाह को ऐसे पकड़ कर ऐसे ऐसे उठा दिया। क्या है? गद्दी पर बैठा तो बैठा कैसे खड़ा हो। अब इसने जैसे ही ये किया तो बलवन देखते को देखते रहेगा, और बलवन देखकर बोला वाह, क्या शासक है। तो बलवन की बेटी थी, बलवन की पुत्री। अब देखो, जो योद्धा होगा, जो ताकतवर होगा वो ले जाएगा और थे देखता रह जाएगा। इसलिए ताकतवर बनो, ताकतवर बनो। ताकतवर ऐसे नहीं कि लड़ाई कर करी, आज ताकत शिक्षा है ना, सफलता है आज की ताकत, वो बनो, वरना कोई राजकुमार ले जाएगा परी को उड़ाकर, और थे देखता का देखता ही रह जाऊंगा। गाने गाओगा तू धरती पे जहां भी रहेगी, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, गाने रह जाएगा, देख लियो। हाँ, बलवन। तो बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किया। बलवन ने पुत्री का विवाह कर दिया। किससे किया? आप बताओ किससे किया? तो ये विवाह करेगा, किससे करेगा? महमूद शाह। महमूद शाह से जो है इसने विवाह कर दिया। बेटा जुगाड़ी सारों का देख लियो, क्या खाली डांगर होना, खाली बैठो की करे जुगाड़ी सारे, बातचीत हो जाएगी। हाँ, ठीक है। देखो अब ये प्रसन्न हो गया महमूद शाह का, वाह बलवन, तेरे को तो मैंने घटिया व्यक्ति समझा, तू तो बढ़िया निकला रहा है, तू तो हीरा निकला रहा है। तो बलवन को जो है वो एक पद शुरू किया गया था, नायब। तो इसको एक तो याद रखना, नायब का पद दिया। कौन सा पद दिया? नायब का। हाँ, एक तो बात याद ये रखनी है कि कौन सा पद दिया? नायब का। दूसरा, इसी बलवन को उलुग खां की उपाधि दी।
इसकी उपाधि दी उलुग खां। उलुग खां की उपाधि उपाधि दी। अब ये बलबन देखो यहां अभी नायब के पद पर और आगे जाके राजा बनेगा। ये दोनों काम जो है वो किसने किए? महमूद शाह ने। तो महमूद शाह ने इसको एक तो नायब का पद दे दिया और एक उलुग खां की क्या दे दी? उलुग खां की जो है इसे क्या दे दी? उपाधि दे दी। ये दो बातें याद रखना है, ठीक है ना। चलो तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इससे, और इसने बलबन को नायब का पद दे दिया और उलुग खां की क्या दे दी? उपाधि। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू यूट्यूब पर करवाओ। चलो करते हैं विचार इस पे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के करवाऊंगा, देखो अब मेरी 3 क्लासें ऑलरेडी हो रही है, फिर मैं एक ये मतलब यूट्यूब पर है, फिर मैं एक ये सोच रहा हूँ कि इंडिया जियोग्राफी है ना, वो भी आपकी शुरू कर दूँ सेकंड ग्रेड वाले साथियों के लिए। तो मैं क्या करूँ बताओ? आप सेकंड ग्रेड वाले साथी भी करें गुरुजी, आप इनकी तरफ ही ध्यान दे रहे हो, रीट वालों की तरफ, हमारी तरफ दे ही नहीं रहे। अब उनको भी करवाना जरूरी है। अब आपको मैं इतने सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, आपका मॉडल मॉडल पेपर भी चल रहे हैं शाम को यूट्यूब पर 10 से 11 रात को भी करवा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा सजेशन करके बताएं क्या करना चाहिए। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आगे अपने और पढ़ते हैं इसको। हाँ सर, एक बार सेकंड ग्रेड रहने दो। सेकंड ग्रेड, जो बच्चे सेकंड ग्रेड की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो उनको कैसे रहने दे सकते हैं? चलो देखते हैं, करते हैं विचार इसके बाद के ऊपर करते हैं। अब तो 1 महीने की बात है। चलो करते हैं कुछ विचार, ले ये उतारो इतना आप, ठीक है। चलो इसके बाद आप याद रखोगे, अब ये जो बलबन है ना, तो 1253 में बलबन को पद से हटा दिया जाएगा नायब के। तो लिखना क्या कि 1253 में नायब के पद से बलबन को हटाया, बलबन को हटाया। और भारत के अंदर भारतीय मुस्लिम नेता था जिसका नाम था नासिरुद्दीन, है ना, सॉरी इमामुद्दीन रेहान, हटाया। और हटाया और इमामुद्दीन रेहान को नायब बनाया, को नायब बनाया। और जब इमामुद्दीन रेहान को नायब बनाया तो बलबन नाराज हो गया। फिर स्थितियां ऐसे बनी कि 1 साल बाद ये पद को ढंग से संभाल नहीं पाया। 1254 में उन्हें बलबन नायब नियुक्त हो जाता है, नायब नियुक्त हुआ। तो वापिस बलबन को नायब कब बना दिया गया? 1954 में। 1954 में बलबन को जो है पुनः यहाँ क्या पद मिल जाता है? नायब का। नायब का जो पद है वो मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब एक इतिहासकार है जिसका आपने नाम सुना होगा, इतिहासकार का नाम है मिनाजुद्दीन सिराज। मिनाजुद्दीन सिराज, इसने ग्रंथ लिखा था, याद रखना, उसका नाम है तबकाते नासिरी। तबकाते तबकाते नासिरी किसने लिखा था? मिनाजुद्दीन सिराज ने। बोलो, इतनी बात हर ध्यान में जैसी ने। इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी जो ग्रंथ है वो लिखा। यहां पर ये बात याद रखनी है, ठीक है। हाँ सर, ये सिराज है, ये कौन है? ये मुख्य काजी हुआ करता था। बेटा बेटी राजी क्या करेगा काजी, बहुत बार सुना होगा, है ना। ये मुख्य काजी के पद पर था। ये कौन हुआ करता था? मिनाजुद्दीन सिराज, ये मुख्य काजी था। इसका प्रश्न ये बन सकता ज्यादा से ज्यादा कि इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है वो कौन सी है? तबकाते नासिरी, है ना। तो याद रखना। तो ये इतनी बात इसको लेकर यहां तक आपको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अब मैं शासक जो है वो शुरू करूंगा बलबन को। हाँ, किसको शुरू करेंगे? बलबन को।
बलवन का ये संघर्ष, बलवन जो है शुरू में नायब के पद पे रहे, बहुत धक्के भी खाए, है ना, तो उसको लेकर जो है वो स्थितियां चल रही थी। अब भाई साहब बलवन खुद पद पर बैठेगा 1265 में, 1265 में बैठा और 1287 तक जो वो राज किया था बलवन ने। लिखो मेरे भाई गुरुजी, राजा का नाम क्या है? राजा तो है बलवन। राजा कौन है? बलवन। बलवन 1265 में गद्दी पर बैठता है और 1287 ईस्वी तक विराजमान रहता है। इतना टाइम जो शासन काल है वो किसका है? बलवन का। बलवन को बचपन को नाम, या अगर प्रश्न आ बलवन का मूल नाम क्या था, तो इसका जो मूल नाम है वो था बहाउद्दीन। याद रखना, इसका जो मूल नाम है वो क्या है? बहाउद्दीन। इसका जो मूल नाम देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? बहाउद्दीन। यह इलबारी तुर्क था। जो बलवन है यह इलबारी तुर्क था। काफी तुर्कों में आपको ये से देखने को मिलेंगे, कोई इलबारी था कोई कैसा था ना, तो ये इलबारी तुर्क था। बलवन जो है वो कौन सा था? इलबारी तुर्क। इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना कि इसने ही 40 वफादारों का जो समूह था, इसे अपने बोलते हैं चालीसा। चालीसा का दमन कर दिया, खिंडा दिया चालीसा को। इसने कहा कोई चालीसा नहीं होगी। तो चालीसा का जो दमन किया था, देखो चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया, चालीसा का दमन करने वाला जो शासक है वो कौन है? बलवन। बलवन ने चालीसा का जो है वो क्या कर दिया? हाँ, दमन कर दिया। अब देखो, ठीक है, अब इसने, इसकी अगर बात ये खुद को, ये स्वयं की अगर इसकी मैं आपको बात बताऊं, स्वयं को एक इतिहासकार है फिरदौसी। इतिहासकार का नाम क्या है? फिरदौसी। फिरदौसी ने ग्रंथ लिखा था शाहनामा। फिरदौसी के शाहनामा में अफरासियाब, अफरासियाब का, ये याद रखना नाम क्या है? अफरासियाब। अफरासियाब का वंशज मानता है, का वंशज माना। ये स्वयं को जो है किसका वंशज मानता है? अफरासियाब का। याद रखना, बलवन जो है स्वयं को फिरदौसी के एक ग्रंथ है कौन सा? शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी का कौन सा ग्रंथ है? शाहनामा में अफरासियाब का जो वंशज है वो मानता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। इतनी बात सभी साथियों को समझ में आ जाएगी? हाँ गुरुजी, इतनी बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद लिखोगे, अच्छा इसने सामंतों पर नजर रखने के लिए 2 विभाग खोले थे। अपने सामंतों पर सामंतों पर नजर रखने के लिए, नजर रखने के लिए 2 विभाग स्थापित किए। 2 विभाग जो है वो खोले। कितने विभाग खोले? 2। 2 विभाग की जो है क्या कर दी? स्थापना। ट्रिक याद रखना, बीए। अब स्कूल में पास आउट हो जाए, अभी के बाद क्या करा? बीए करा। तो याद रखना, दीवाने बरीद, दीवाने अर्ज। दूसरा है दीवाने अर्ज। बी से बरीद हो गया, ए से अर्ज हो गया। तो बरीद था वो गुप्तचर विभाग हुआ करता था। कैसा विभाग था? गुप्तचर विभाग। और ये दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था। यहाँ पर सेना हुआ करती थी और उस विभाग के अंदर गुप्तचर होते थे। गुप्तचर का क्या काम है? यानी गुप्त रहकर जानकारी राजा को देना, साम्राज्य में किस प्रकार से क्या घटनाएं हो रही हैं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है जनता के साथ, या जनता के साथ या राजा के साथ या साम्राज्य के साथ कोई देशद्रोही तो नहीं कर रहे हैं, वो सब बातें। और याद रखना, दीवाने अर्ज, अर्ज की बात करें तो ये क्या हुआ करता था? सैन्य विभाग। ये क्या हुआ करता? सैन्य विभाग। ठीक है, तो ये याद रखना। तो 2 विभाग खोला सामंतों पर नजर रखने के लिए, बीए। दीवाने बरीद ये गुप्तचरों पर नजर रखा करते थे, सॉरी ये गुप्तचर विभाग हुआ करता था, और दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग हुआ करता था, है ना। तो ये अपने सामंतों पर नजर रखने के लिए कितने विभाग खोलता है? 2 ना। चलो, दीवाने अर्ज, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, बलवन के समय भी मंगोल आक्रमण होता है ना। बलवन के समय भी क्या है? बलवन का, बलवन जो है, बलवन के इसके समय, ऐसे लिखो समय, इसके समय, बलवन के समय, के समय मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल
आक्रमण होता है। बलवन के समय जो है वो कौन सा आक्रमण हुआ? मंगोल आक्रमण। इस आक्रमण इस आक्रमण की अगर मैं बात बताऊं तो इस आक्रमण में बलवन का पुत्र मारा गया। बलवन का पुत्र, इसका नाम था मोहम्मद खां। मोहम्मद खां मारा गया। बलवन का जो बेटा था मोहम्मद खां, वो मारा जाता है इस युद्ध के अंदर। सुनो बात को ध्यान से। मोहम्मद खां जैसे ही मारा जाता है तो बलवन को बहुत अफसोस होता है, और बलवन ने मोहम्मद खां को शहीद की उपाधि दी है। प्रश्न याद कर लेना, शहीद की उपाधि दी। शहीद की क्या दी? उपाधि दी। ये बात आपको याद रख लेनी है कि मोहम्मद खां जो है, मोहम्मद खां जो है वो मारा गया, और इसको जो है किसकी उपाधि दे दी गई? शहीद की जो उपाधि है वो दे दी गई, याद रखना। ठीक है ना, शहीद की उपाधि जो है वो दे दी गई। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। इतनी बात याद रख रह जाएगी। हाँ गुरुजी। तो इसके समय, किसके समय? बलवन के समय मंगोल आक्रमण होता है, इसमें इसका बेटा मारा जाता है। बलवन का बेटा कौन है? बलवन का जो बेटा है मोहम्मद खां, वो मारा गया, और इसको किसकी उपाधि देगी? इसको जो उपाधि है, इसको उपाधि देगी शहीद। तो मंगोलों के आक्रमण में बलवन का बेटा मारा गया मोहम्मद खां, उसको शहीद की उपाधि दी गई। इसकी उपाधि दी गई शहीद की, ये बात याद रखना। चलिए आगे। आगे अगर अपने बात करते तो बलवन ने इस्लाम के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, बलवन ने इस्लाम में यानी अपने ही मजहब में, अपने ही धर्म में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 3 प्रथाएं शुरू की, है ना। बलवन ने इस्लामी या इस्लाम में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, बलवन ने इस्लाम में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या किया? बलवन ने इस्लाम में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 3 चीजें शुरू की। इसमें अपने एक नाम सुनते हैं, पायबोस, ये प्रथा, सिजदा, और एक याद रखना है, नवरोज। एक, दो, ये 3 जो नाम है वो आपको याद रखना है। इस्लाम के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसने ये काम किए। या सर ये क्या होते हैं? तो सुनो ध्यान से। हाँ, ये क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं पायबोस। पायबोस की अगर मतलब अपने बात करें तो पायबोस का मतलब है सुल्तान के पैर चूमना। हाँ, पायबोस का मतलब क्या है? इसमें क्या करते थे? सुल्तान के पैर चूमते थे। सिजदा क्या है? मतलब पूरा गर्दन झुकाकर सलाम, जो राजा को है जो क्या है वो सलाम किया जाता था। पूरा गर्दन झुकाकर ऐसे राजा को क्या है सलाम किया जाता था, उसे क्या बोलते हैं? सिजदा। क्या बोलते हैं उसे? सिजदा। सुल्तान के सामने सिर झुकाना, ऐसे बोल सकते हो। तो सुल्तान होता था, सुल्तान के सामने सिर झुकाना। और सोचो यहाँ पुष्पा होता तो वो कहता कि झुकेगा नहीं। बलवन ने सिजदा शुरू किया। नवरोज, ये नव वर्ष का त्योहार हुआ करता था इनमें, नव वर्ष का त्योहार था। अपने आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो नूरजहां ना, वो जहांगीर को इसी त्योहार पर मिली थी, नवरोज, नव वर्ष का। इसके बाद आप देखोगे जी आपा नई साल बनावा, तो ये इनके अंदर जो है नव वर्ष का त्योहार था। नव वर्ष का जो है वो क्या था? त्योहार। हाँ, और नव वर्ष का ये जो त्योहार था, ये एक ईरानी त्योहार है, ये भी याद रखना। ये कैसा त्योहार है? एक ईरानी त्योहार है, ये प्रश्न भी आप याद करना। तो बलवन के समय मंगोल आक्रमण होता है जिसमें इसका बेटा मारा गया और उसको शहीद की उपाधि दी गई। बलवन ने इस्लाम में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 3 चीजें शुरू की, पायबोस, सिजदा और नवरोज। एक बार फिर बोलो, पायबोस, सिजदा और नवरोज। पायबोस सुल्तान के पैर चूमना होता है, सिजदा का मतलब सुल्तान के सामने सिर झुकाना होता है, नवरोज नव वर्ष का एक क्या होता है? त्योहार होता है ना। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगर अपने बात कर लेते हैं आगे, तो बलवन के समय हिंदू विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे, यानी हिंदुओं के जो केंद्र थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें लिखोगे नेक्स्ट लाइन में कि बलवन जो है, बलवन के समय
हिंदू विद्रोह के दो प्रमुख केंद्र थे। हिंदू विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र है वो कितने थे? दो। एक था मेवात, एक था मेवात और दूसरा है अवध। मेवात यानी राजस्थान के अंदर अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, वो अलवर के अंदर है। तो एक तो ये था और एक अवध था। अवध यूपी में है। अवध व कठेर, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र थे। या बुंदेलखंड लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या ये मिल सकता है, अवध या कटेर। तो ये जो है हिंदुओं के प्रमुख जो है केंद्र हुआ करते थे। हिंदुओं के प्रमुख केंद्र मेवात और अवध, याद रखो मेवात और अवध। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अच्छा, मैंने एक इसके बेटे की बात बताई थी, है ना, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद खां। तो बलवन का जो पुत्र है उसका नाम है मोहम्मद खां। मोहम्मद खां, ये था ना जो मारा गया मंगोल आक्रमण में। मोहम्मद खां के समय से बताया जाता है, आपने नाम सुना होगा बहुत बार, अमीर खुसरो। नाम सुना है ना अमीर खुसरो का? आगे चलकर ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी आपको देखने को मिलेगा। बस अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आगे। अभी तो आपको बोरिंग फील हो रही होगी इसमें, है ना? ठीक है, तो याद रखना, मोहम्मद खां के समय अमीर खुसरो, अमीर खुसरो में याद रखना, उसके बाद अमीर हसन। तो ये दो लोगों का जो है वो साहित्य जीवन शुरू हुआ, दोनों का। यानी ये साहित्य के अंदर आए, साहित्य जीवन शुरू हुआ। अगर थारा प्रश्न पूछे या गुरुजी के प्रश्न अगर पूछे कि ये जो अमीर खुसरो है या अमीर हसन है, इसका साहित्य जीवन है वो कब शुरू हुआ, तो आप अलाउद्दीन खिलजी मत कर देना। क्योंकि आगे चलकर अमीर खुसरो आप अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में देखोगे, दरबार में जरूर था, लेकिन अगर प्रश्न आए साहित्य जीवन किसके समय शुरू होता है, तो इसके बेटे पुत्र मोहम्मद खां के समय। किसका पुत्र है ये? बलवन। बलवन का जो पुत्र है वो है मोहम्मद खां, जो मंगोल आक्रमण में जो है वो मारा गया। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, बलवन की और बातें बताऊं तो बलवन उपाधि धारण करता है। बलवन जो है वो उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण किया जिले इलाही की। जिले इलाही की उपाधि जो है वो धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है? जिले इलाही की जो उपाधि है वो धारण करता है, जिले इलाही। जिले इलाही की जो उपाधि है वो क्या है? धारण कर लेता है। जिले इलाही की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप समझोगे इस बात को कैसे कि अ, बलवन उपाधि धारण करता है जिले इलाही की। और जिले इलाही में आपको याद रख लेना है, जिले इलाही में आपको याद रख लेना है, इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया। ये अपने आप को क्या मानता था कि मैं ईश्वर की छाया हूं। और यही उपाधि इसने सिक्कों पर भी अंकित करवाई थी। देखो, यही उपाधि मुद्रा पर भी, या अगर बात करें तो सिक्कों पर अंकित करवाई, अंकित करवाई। तो यही जो उपाधि है जिले इलाई की, वो सिक्कों पर भी जो है वो क्या है? अंकित करवाई थी। ये बात याद रखना। तो जिले इलाई की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है वो कौन है? बलवन। और सेम की सेम यही उपाधि जो है वो सिक्कों पर वो करवाता है। ठीक है गुरुजी, अंकित करवाई इसने। अब बलवन का इतना ही महत्वपूर्ण जीवन था, बलवन की मृत्यु हो जाती है। अब बस, अब आएगा खिलजी वंश। बलवन की मृत्यु के पश्चात, बलवन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा, वो बैठा इसका पौत्र। कौन बैठा? पौत्र यानी पोतो। पौत्र का नाम है केकुबाद। इसका पौत्र बैठा जिसका नाम क्या था? केकुबाद। याद रखना, इसके बाद पौत्र बैठा।
और उसके बाद आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना है इसके इतिहास को, सीधा याद रखोगे शमसुद्दीन कयूमर्स। क्या याद नाम रखना है? शमसुद्दीन कयूमर्स। शमसुद्दीन कयूमर्स। शमसुद्दीन कयूमर्स की अगर अपने बात करें तो यह है गुलाम वंश का अंतिम शासक। ये जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक है। पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गुलाम वंश का क्या था? अंतिम राजा। ये प्रश्न याद रखना, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कयूमर्स। इस शमसुद्दीन की जो हत्या है वो कर देता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। जलालुद्दीन 1290 में हत्या कर एक नया वंश स्थापित करता है जिसका नाम था खिलजी वंश। तो इसी जलालुद्दीन खिलजी ने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर पूछे स्थापना कब होती है तो आप बोलोगे 1290 में। 1290 में ये वंश शुरू होता है और 1320 में इसका पूरा दी एंड हो जाता है। किस वंश का? खिलजी वंश। सबसे कम शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? खिलजी राजवंश। तो बस ये जो गुलाम वंश आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल जो हम चर्चा करेंगे वो कौन से वंश की करेंगे? खिलजी वंश की। काल आपा पढ़ांगा खिलजी वंश। समझ में आयो? ठीक है, कल ये नई क्लास शुरू करेंगे, नया इस थंबनेल पे नया हेडिंग देंगे, खिलजी वंश। 1290 से 1230 तक रहने वाला खिलजी वंश। जलालुद्दीन ने कयूमर्स का वध करके जो है खिलजी वंश की स्थापना की 1290। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड की मैं आपको राजस्थान की जियोग्राफी करवा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। नाइस सेशन, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्लासेस बहुत शानदार लग रही होगी। और सभी मेरे प्यारे साथियों को सूचना, जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो अब लास्ट टाइम है, देखो अगर शेड्यूल वाइज करो आप तो बेस्ट है। टारगेट होना चाहिए आपका, ये कुछ लक्ष्य होना चाहिए। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप दबाव में रहोगे कि हाँ हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है। इसका शेड्यूल जो है वो आपको एप्लीकेशन पे डाला गया है। टेस्ट सीरीज ये 999 की टेस्ट सीरीज नहीं है मेरे भाई, 199 की है। इस टेस्ट सीरीज में क्या है, इसमें आपको जो है 8 दो पेपर मिलेंगे, वो तो मिलेंगे शेड्यूल वाइज। 3 जो है वो मिलेंगे मेगा टेस्ट। उसके बाद हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 5 से 10, ठीक है, मॉडल पेपर डाल देंगे। और बोलो क्या चाहिए? कोशिश रहेगी कि मैं 10 कर दूं मॉडल पेपर, ठीक है? कोशिश आप डेली लगा, ज़्यादा ही कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेली लगा लिया करना। तो ये टेस्ट सीरीज जिसने नहीं लिया वो जरूर लेना, बहुत लाभ मिलेगा इसको, ठीक है? क्योंकि मॉडल पेपर अब आप ये शेड्यूल वाइज कर लोगे, इसके अंदर ये मिल रहा है, एक तो 3 मेगा मिल रहे हैं। फायदा ये हो जाएगा जिन्होंने ले रखी है, टेंशन मतलब आपको ये इसके साथ फ्री मिल जाएगी मॉडल पेपर, अलग से नहीं लेने पड़ेंगे। यही टेस्ट सीरीज ले लो, इसमें हम मॉडल पेपर ऐड कर देंगे आपको, ठीक है? सभी को फायदा हो जाएगा। ओके, तो ये ऑफर ज़्यादा कहते हो तो ये ऑफर ये लो। अब मैं इसको अलग से देता ला भाई मॉडल पेपर 200 रुपये के, तो ऐसा नहीं है, इसी टेस्ट सीरीज में अलग इसमें जोड़ दिए मॉडल पेपर। लास्ट टाइम बढ़िया शानदार से प्रैक्टिस करो, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो इतिहास की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो, अगर और ज़्यादा तैयारी ने बेहतर बनाना है तो इतिहास की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो थे जुड़ उसको ये लो। इतिहास की टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो ये रही आपके सामने, ठीक है? ये कितने की है गुरुजी? ये 49 रुपए की। एक दिन कुलचा बर्गर मत खाना, ये टेस्ट सीरीज लेके। जैसे मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, अब दिल्ली सल्तनत करा दिया है, दिल्ली सल्तनत करा दूंगा तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत के लगाओ। प्राचीन मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो L2 SST वालों के लिए स्पेशली टॉपिक वाइज इतिहास की, ठीक है? तो आप इससे विजन ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है विजन ऐप का, या गूगल प्ले स्टोर पे विजन इंस्टीट्यूट लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? बाकी सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, मिलते हैं रात को 10 बजे मॉडल पेपर के अंदर। 7 नंबर मॉडल पेपर आ जाना सभी साथी। ओके, चलिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर बताओ आपका ये जो हमारा प्रयास है वो कैसा लग रहा है, आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, चलते हैं अगले।